ये लास्ट वाला क्वेश्चन पिछली क्लास का, दो मूविंग चार्जेस थे, उनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करना था। वो तुम लोगों ने ट्राई किया था। ठीक है, हमारे पास एक, हाँ तो आंसर मैच कर रहा था जो लास्ट में बताया था। ठीक है तो हम इसके आगे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। हम लोगों ने पॉइंट चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है वो पता किया था। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चार्ज V क्रॉस R। ठीक है, R कैप अपॉन R स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन V क्रॉस R के अलोंग होगी, मतलब वेलोसिटी और पोजीशन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो Q अपॉन R स्क्वायर के साथ साथ वेलोसिटी के उस कंपोनेंट पर भी डिपेंड करेगा जो कि पॉइंट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और इस बियो सवार्ट लॉ को यूज करके हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है वो भी पता किया था। और वो फील्ड लाइन, मान लो ये चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे जा रहा है, तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी पता लगाने के लिए मैंने बताया था अपना राइट हैंड थंब रूल हमें यूज करना है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, थंब को पॉइंट किया, फिंगर्स को कर्ल किया, और कर्लिंग फिंगर्स की डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूविंग चार्ज की वजह से सेट होती है। तो तुम देख सकते हो कि अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती थी वो हमेशा कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नेचर की होती थी। और वहीं पर चार्ज की वजह से, अभी हम लोगों ने बाकी चार्ज सिस्टम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं देखा है, लेकिन अब तुम इतने मैच्योर हो चुके हो कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने देखा था कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग है, तो इस चार्ज के कॉम्बिनेशन की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि क्योंकि किसी भी और सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करने का मतलब है पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐड करना। तो अगर कन्वर्जिंग फील्ड लाइंस वो ऐड होंगी तो कन्वर्जिंग ही रहेंगी, डाइवर्जिंग ऐड होंगी तो डाइवर्जिंग ही रहेंगी। ठीक है, कभी भी कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग फील्ड लाइंस को हम ऐड करके कर्लिंग फील्ड लाइंस नहीं बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इनहेरेंट नेचर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नेचर का होता है। और वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉइंट चार्ज की वजह से हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल सर्कुलर लूप फॉर्म करती है। ठीक, पॉइंट चार्ज की वजह से हमने ऐसा देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप के फॉर्म, क्लोज लूप के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो पॉइंट चार्जेस को यूज करके हम कैसा भी सिस्टम बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा सर्कुलर लूप में एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, अगर दो पॉइंट चार्जेस की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तुम ऐड करोगे, तो ऐड करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐड करने का मतलब है अल्टीमेटली हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को ऐड किया और उन सारे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स की डायरेक्शन को ज्वाइन करके नई कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो तुम अभी थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओगे, लेकिन आगे तुम देखोगे कि जब भी हम इस तरह की सर्कुलर लाइंस को हम ऐड करते हैं ना, ठीक है, इस तरह से मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह, इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो ओवरऑल जो फील्ड लाइन होगी ना वो कुछ इस तरह की होगी। ठीक, इस तरह की होगी। ठीक है, तुम इसको ट्राई कर सकते हो। तो क्योंकि क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर लूप नेचर की होती है, तो पॉइंट चार्ज के किसी भी सिस्टम के लिए
या हम इन जनरल कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इनहेरेंट नेचर सर्कुलर लूप फॉर्म का होता है। ठीक है, तो तुम्हारे कोर्स में दो चीजें तुम्हें सीखनी है। तुम्हें सीखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नेचर की होती है, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा लूप के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सर्कुलर लूप के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ये सर्कुलर नहीं, क्लोज लूप के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। हाँ, मैंने फोर्सेस वाले पार्ट में भी तुम्हें बताया था एक बार ऐसा कि जनरली पॉइंट चार्जेस तुम्हें लैब में पॉइंट चार्जेस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स कम मिलेंगे। जनरली हम पॉइंट चार्जेस से डील नहीं करते हैं। तो मूविंग चार्जेस लैब में तुम्हें अगर चाहिए तो उसके लिए तुम्हारे पास करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, तो अगर हमारे पास करंट कैरिंग वायर है तो करंट कैरिंग वायर के अंदर मूविंग चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना आ गया है। तो अब इसके बाद हम आगे चल के करंट कैरिंग वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, और ये बहुत ही डीप कंसेप्चुअल पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा तुम्हें याद होना चाहिए, तुम्हें बताया था कि अगर हमारा ये पॉइंट चार्ज, ठीक, ये स्टेशनरी है, ठीक है, और हमें पता है कि अभी और इससे पहले हमेशा ये चार्ज पार्टिकल यहीं पर था, तब तो हम इसकी वजह से हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कूलॉम्स लॉ को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने सिर्फ ऐसे ही केसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है कि अगर ये मूविंग है तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा? करेगा, लेकिन मूविंग होने की वजह से एक प्रॉब्लम आती है, और प्रॉब्लम ये है कि मान लो ये पॉइंट नंबर 1 पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो। ठीक है, तो इस टाइम में मान लो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की। ठीक है, किसी इंस्टेंट पे मान लो जिस इंस्टेंट पे हमें गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, उस इंस्टेंट पे पॉइंट चार्ज कुछ यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन तुम सोचोगे कि जैसे ही ये वाला चार्ज, ठीक है, यहाँ पर आएगा, इंस्टेंटली ये चार्ज गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये जो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड को पी पॉइंट तक पहुंचने में कुछ फाइनाइट टाइम लगेगा। ठीक है, तो जिस इंस्टेंट पे चार्ज पार्टिकल, इसका कुछ नाम लग देता हूँ, जिस इंस्टेंट पे चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज तो क्यों ऐसा लग रहा है ये चार्ज है, इसको लिख देता हूँ लेट अस से एक्स। ठीक है, जिस टाइम पे ये चार्ज पार्टिकल पॉइंट एक्स पर है, ठीक है, उसी टाइम पे हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हम बोलेंगे जैसे ये चार्ज पार्टिकल एक्स पॉइंट पर पहुंचेगा, इंस्टेंटली वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पी पॉइंट पर नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी, वो इससे पहले की किसी पोजीशन पर होगी, मतलब इससे पहले चार्ज पार्टिकल कहीं पर होगा, वहां से इसने इलेक्ट्रिक फील्ड सेंड किया होगा, और कुछ टाइम के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब पी पॉइंट पर पहुंची होगी, चार्ज की किसी पिछली लोकेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड जब पी पॉइंट पे पहुंची होगी, उस टाइम पे चार्ज पार्टिकल एक्स पॉइंट पर पहुंच जाए। ठीक है, तो इस तरह से अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है ना, तो प्रेजेंट लोकेशन के साथ साथ तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि उन चार्जेस की हिस्ट्री क्या है, कहाँ कहाँ पर वो थे, तभी हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन उतना सिंपल नहीं है, और इस सारी सिचुएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन ले लेते हैं।
और अगर हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल हमेशा रेस्ट पर है, तो हमें ये भी पता है कि इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल करके किसी भी पॉइंट पर ऑलरेडी पहुंच करके सेटल हो गई होगी। ठीक है, तो हमें इसके बारे में नहीं सोचना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे सेट हो पाई होगी अभी तक या नहीं। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ना कि मूविंग होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन पॉइंट पर सेट हुई है या नहीं, इस प्रॉब्लम को हम इलेक्ट्रोस्टैट डील करते थे। ठीक है, ये सबको याद है। अगर ठीक है, अब बिल्कुल उसका काउंटर पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे भी सेम सेम प्रॉब्लम है ना, ये मूविंग चार्ज है और मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फील्ड प्रोड्यूस किया ना पी पॉइंट पर, ठीक है, वो इंस्टेंटली यहाँ पर नहीं पहुंचेगी। इस मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड जब जितनी देर में पी पॉइंट पर पहुंचेगी उतनी देर में ये मूविंग चार्ज कहीं और चला जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो ये जो मूविंग चार्ज वाला पार्ट है ना, वो उतना इजी नहीं है डील करना। ठीक है, हमने इससे पहले मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक इंस्टेंटली नहीं सेट होंगी, और जिस टाइम पे वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, मैग्नेटिज्म में कैसे हम बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवाज तुम लोगों को आ रही है? आवाज क्लियरली आ रही है? वॉइस कितने टाइम से ब्रेक हो रही है? अच्छा, तो मैंने अभी इन 1-2 मिनट्स में ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते टाइम में हम बोलते थे कि अगर बहुत सारे चार्जेस हैं और वो सारे चार्जेस किसी भी रैंडम डायरेक्शन में ऐसे मूविंग है, तो इन चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आसान नहीं है। हमें इन चार्जेस की हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर तुम्हें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि पी पॉइंट पर अभी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इन चार्जेस ने कितने पहले सेंड की होंगी, और जितने पहले सेंड की होंगी उस टाइम में ये चार्जेस कहाँ कहाँ पर होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन इस तरह के मूविंग चार्ज सिस्टम के लिए आसान नहीं है। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम डील करते थे ये बोल करके कि हमारा हमारा जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है। सारे चार्जेस मूविंग नहीं है, सारे चार्जेस रेस्ट पे हैं, जहां पर रखे हुए हमेशा वहीं पर थे। ठीक है, तो फिर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम बोलते हैं कि चार्जेस से ट्रैवल करके इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर सेटल हो गई होगी, क्योंकि ये चार्जेस इनफाइनाइट टाइम से, बहुत लॉन्ग टाइम से यहीं पर रखे हुए हैं। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ठीक है, ये वाला पार्ट सबको सुनाई दिया अच्छे से? ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? हाँ, अब मेरा यही क्वेश्चन है। अरे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो हमने रेस्ट पे चार्जेस को रख दिया। ठीक है, ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस ही होती है मूविंग चार्जेस की वजह से, ठीक है। हम स्टेशनरी चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड तो आती ही है मूविंग चार्जेस की वजह से। और अगर चार्जेस मूविंग है, ठीक है, अगर चार्जेस मूविंग है तो फिर से हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि किसी भी पॉइंट पर तुम डायरेक्टली इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड किसी भी टाइम पे नहीं कैलकुलेट कर सकते। अगर तुम्हें किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट, पी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो तुम्हें इन सारे चार्जेस की हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी। और जिस टाइम पे पी पॉइंट पर तुम जिस टाइम इंस्टेंट पे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, उस टाइम इंस्टेंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर पहुंची है ना, वो किन किन चार्जेस से, मतलब कितने टाइम पहले इन चार्जेस से निकली होगी, ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। और उतने टाइम पहले ये चार्जेस कहाँ कहाँ पर होंगे ये पता करना पड़ेगा, तभी तुम पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। जो कि हमारी प्रॉब्लम को अननेसेसरीली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करता है। इसीलिए हम लोग पॉइंट चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरली नहीं कैलकुलेट करते, ठीक। कैलकुलेट करना आसान नहीं है, ठीक। एग्जाम्पल लेकर के ये समझाया है कि पॉइंट चार्ज की वजह से, मूविंग पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती, लेकिन वो उसी इंस्टेंट पे नहीं पहुंचेगी, कुछ टाइम बाद पहुंचेगी, ठीक है, जितनी देर में ये चार्ज कहीं और पहुंच जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को बीट करने के लिए मैग्नेटिज्म में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है, स्टेडी करंट, स्टेडी करंट, करंट कैरिंग वायर्स। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ना हम करंट कैरिंग वायर्स का सिस्टम लेते हैं। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, ठीक, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, मतलब टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज ना हो, तो हम स्टेडी करंट कैरिंग वायर लेते हैं, ठीक है। और करंट कैरिंग वायर का मतलब है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि एक्चुअली तो करंट कैरिंग वायर का मतलब होता है कि उसमें नेगेटिव आयंस रहते हैं, सॉरी, पॉजिटिव आयंस रहते हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम हर बार करंट कैरिंग वायर को ऐसा मानेंगे कि इसमें नेगेटिव, ठीक है, फिक्स्ड आयंस है, ठीक है, ये फिक्स्ड आयंस है नेगेटिव, और नेगेटिव आयंस, ये आयंस है, और ये पॉजिटिव फ्री चार्जेस है, ठीक, और ये फ्री चार्जेस जो है ना, यही मूविंग है, ठीक है। तो हम कैसे प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेरा उससे पहले क्वेश्चन है कि ये करंट कैरिंग वायर है, अगर इसके अंदर चार्जेस हैं, तो सबसे पहले क्या ये करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? किसी भी पॉइंट पर ये वायर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है क्या? देखो, इसमें ये जो नेगेटिव आयंस है ना, ये स्टेशनरी है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव फ्री चार्जेस मूविंग है, ठीक है। तो इसका कोई भी सेक्शन अगर हम लेंगे, ठीक है, कोई भी सेक्शन लेंगे, तो भले ही पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सेक्शन के अंदर हमेशा पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में रहेंगे, ठीक है। तो तुम ऐसा बोल सकते हो जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे उतना ही पॉजिटिव चार्ज, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड करंट कैरिंग वायर की वजह से बिल्कुल जीरो होगी, क्योंकि ओवरऑल तो करंट कैरिंग वायर न्यूट्रल है ना, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं प्रोड्यूस होगी। लेकिन पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी क्या? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव आयंस है वो तो स्टेशनरी थे, नेगेटिव आयंस की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो, कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन
जो पॉजिटिव मूविंग चार्जेस है ना, करंट जिस डायरेक्शन में वायर के अंदर जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में हम ऐसा अज्यूम करें कि पॉजिटिव फ्री चार्जेस मूव करें, तो ये मूविंग पॉजिटिव चार्जेस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें। ठीक है, अब तुम देख सकते हो कि करंट कैरिंग वायर के जो की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना, करंट कैरिंग वायर का मतलब क्या है? करंट कैरिंग वायर का मतलब है ये कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट मूविंग पॉइंट चार्जेस है। हर एक एलिमेंट इसका जो है ना मूविंग चार्ज की तरह है, इस पे कुछ चार्ज है dq और ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। हर एक एलिमेंट इसका एक मूविंग चार्ज पार्टिकल की तरह है। ठीक है, इस पे कुछ चार्ज है और ये आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और तुम देख सकते हो कि टाइम के साथ कोई भी मूविंग चार्ज, ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, हर मूविंग चार्ज अपनी जगह पर। तो ये स्टेटमेंट सुनने में थोड़ा एम्बिगियस है, लेकिन मैं इस तरह से इस तरह से आ, आ, इस तरह से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि देखो ये जो dq वाला चार्ज है ना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी से आगे चल रहा है तो एक मोमेंट के बाद ये जो एलिमेंट है ना कहीं और चला जाए, लेकिन इसकी जगह नया एलिमेंट यहीं पर पहुंच जाएगा। तो इस पोजीशन को अगर देखोगे तो हमेशा हमेशा सेम चार्ज है, सेम वेलोसिटी है। करंट कैरिंग वायर के किसी भी एलिमेंट को देखोगे वहां पे सेम चार्ज और सेम वेलोसिटी है। टाइम टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसी भी एलिमेंट को देखोगे तो चार्ज और वेलोसिटी सेम होने की वजह से ऐसे एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर बिल्कुल स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, बताओ। ठीक है, ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया है तो हम आगे चलते हैं। और आगे जैसे मैं बोल रहा था कि पॉइंट चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना आता है, इसके बाद हम करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन डायरेक्टली करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी इसका कोई हमारे पास लॉ नहीं है। हमारे पास हमें सिर्फ पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है। तो अ, अब हम करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो डायरेक्टली तो नहीं बता सकते, लेकिन हम सोचेंगे कि कोई भी करंट कैरिंग वायर ना छोटे छोटे करंट कैरिंग एलिमेंट्स का बना होता है। मान लो कोई भी ऐसा करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं। ठीक है, इसमें करंट कुछ ऐसे पास कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे जानबूझ करके आवाज ब्रेक तो नहीं हुई? आवाज क्लियर है सबको? मैं जानबूझ करके यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस बना रहा हूँ। ठीक है, नेगेटिव फिक्स्ड आयंस को नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आनी है। नेगेटिव फिक्स्ड आयंस को नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, पॉजिटिव फ्री चार्जेस को ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि करंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आना है। ठीक है, हमें इस वायर वायर के अंदर मूविंग चार्जेस है, मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम सोचेंगे इस तरह की इतने सारे चार्जेस की वजह से तो हमें एक बार में कैलकुलेट करना नहीं आता है, पॉइंट चार्जेस की वजह से आता है। तो ऐसा करते हैं, इस वायर को बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हम पहले वायर के किसी एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वायर के एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट कर लिया तो सारे एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करके हमें कंप्लीट वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगी। इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाते हैं, ये एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, डीएल लेंथ का एलिमेंट लेते हैं। ठीक है,
इसकी लेंथ लेटेस्ट से dl है, ठीक है। इसमें करंट तो यूं ऐसे फ्लो कर रहा है, और इसके अंदर, और ये जो फ्री चार्जेस हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे जा रहे होंगे, ठीक है। तो ये एलिमेंट भी एक तरह से, इस एलिमेंट के पास भी एक वेलोसिटी होगी। एलिमेंट हम वायर के अंदर के चार्जेस को बोल रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास कुछ वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और इस पे जो चार्ज होगा ना उसको मैं बोलता हूँ dq। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे लिख देते हैं, और इस पे जो चार्ज है इसको लिख देते हैं dq। चार्ज है dq, ठीक है। चार्ज इस पे है dq, ठीक। इस एलिमेंट में जितना चार्ज है ना उसको dq बोल रहा हूँ, और क्योंकि एलिमेंट बहुत बहुत स्मॉल है, ऐसे बनाया, ऐसा लग रहा है कि इसकी लेंथ अच्छी खासी है, लेकिन तुम्हें इमेजिन करना बहुत ही नेग्लिजिबल थिकनेस का एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट को हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, और लेटर से हमें इस पॉइंट चार्ज की वजह से, ये पी पॉइंट है, इस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है हमें पता है, बियो-सावर्ट लॉ से। बियो-सावर्ट लॉ क्या कहता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चार्ज, ठीक है। चार्ज कितना है dq, फिर उसके v क्रॉस r क्या है, ठीक है, अपॉन r स्क्वायर। r क्या है, r है चार्ज से पॉइंट की तरफ वाला वेक्टर, ठीक है। चार्ज से लेकर पॉइंट तक वाला जो वेक्टर है ना, ये r है। इस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है, इसको पॉइंट चार्ज की तरह मानना है, तो ये इस पॉइंट की पोजीशन क्या है वो देखनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स है, एक वेलोसिटी वेक्टर और ये पोजीशन वेक्टर है, यही दोनों मिल करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बियो-सावर्ट लॉ का एक्सप्रेशन देख करके बताओ कि इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इतनी ही आएगी कि नहीं, ठीक है। इसमें dq क्या है, एलिमेंट में चार्ज है, और vd क्या है, ये चार्जेस की, वायर के अंदर चार्जेस की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद ऑब्वियसली वायर तुम्हें दिया गया है, तो वायर में तुम्हें करंट बता दिया गया है, और तुम उसमें से कुछ एलिमेंट की लेंथ डिसाइड कर सकते हो कि कितनी लेंथ के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, और कोई भी चीज तुम्हें गिवन नहीं है, बस एक वायर पकड़ा दिया गया है तुम्हारे हाथ में, उसमें करंट बता दिया गया आई है, ठीक है। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि अब तुमसे पूछा जा रहा है कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। तो तुम मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखते हो, लेकिन वो चार्ज और वेलोसिटी के टर्म्स में है, तो हमें किसी तरह से चार्ज और वेलोसिटी को करंट और डीएल में चेंज करना पड़ेगा, और क्योंकि हम ये काम एक बार कर चुके हैं, ठीक है। हाँ उबैर क्या कह रहे हो, ये किया तुमने, डीक्यू को क्या लिखेंगे, ये पहले मैंने बताया था, ये जो मैं फिर से नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि तुम लोग अगर भूल गए हो तो। हम लेटेस्ट से एलिमेंट जो कंसीडर करें उसकी लेंथ डीएल है, ठीक है। हाँ गुड। हम इमेजिन कर रहे हैं कि चार्जेस को एक नई क्वांटिटी पर टाइम का वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें, हम बोल रहे हैं कि टी टाइम में मान लो जो चार्ज यहाँ पर था, dt टाइम में वो, t प्लस dt टाइम में अगले एंड पर, डीएल के अगले एंड पर पहुंच जाता है। तो अब सबसे पहली चीज, इस एलिमेंट के अंदर चार्ज कितना होगा, वो आई डी टी होगा, क्योंकि dt टाइम में जितना भी चार्ज यहाँ से पास किया वो सब इसी में तो आया होगा। और उसके बाद फिर
दूसरी चीज की लेंथ कितनी होगी? सर वॉइस ब्रेक हो रही है। लेंथ कितनी होगी? वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ये होगा ना? ठीक। अच्छा, आवाज आती है? तुम लोग को अभी आवाज क्लियरली आ रही है? क्या हुआ? हाँ, आवाज लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है क्या? अभी क्लियर हुई आवाज? ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है। करेंट कैरिंग वायर का एक एलिमेंट लिया है, और उस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते थे। तो ये एलिमेंट पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होगा, जिसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। मतलब ये एलिमेंट मूविंग मूविंग चार्ज है। इस मूविंग चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? बियो सवाल लॉ अप्लाई करके म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एलिमेंट पर चार्ज डी क्यू, एलिमेंट की वेलोसिटी क्रॉस पोजीशन वेक्टर। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन, हाँ, पोजीशन वेक्टर अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का एलिमेंट की वजह। मैं बस थोड़ा सा चाह रहा था कि ये पॉइंट तो कवर कर दूं। मुझे लग रहा था कि अभी तक इंटरनेट मेरा स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ये ब्रॉडबैंड में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पे टेक्नीशियन उसको सही कर रहे हैं। वो अभी तक हुआ नहीं है, तो मोबाइल से लेकिन मोबाइल में यहाँ पे ट्विन रहेगा।